संजू। ये कहानी है संजू के रिश्तों की। एक तरफ तो उसकी प्यारी माँ है जो न जाने क्यों संजू को लड़कियों की तरह रहने को प्रेरित करती है, और दूसरी ओर है ऋतु, जिससे संजू को प्यार है। भाग 12। मैं कौन हूँ? आप सभी ने जो संजू की इस कहानी को प्यार दिया, उसके लिए मैं शब्दों में कह नहीं सकती कि मैं कितनी आभारी हूँ। इतने प्यार के बाद भी मैंने आप सभी को इतना लंबा इंतजार कराया, इसलिए क्षमा भी मांगती हूँ। कुछ दिनों पहले प्रकाशित झलक को आगे बढ़ाते हुए इस कहानी के इस भाग में मैंने 9000 से अधिक शब्दों में संजू की भावनाओं को उकेरने का प्रयास किया है। यदि कोई कमी रह जाए तो क्षमा करिएगा और जरूर बताइएगा कि मैं उसमें सुधार कैसे कर सकती हूँ। समय का पहिया निरंतर घूम रहा था। स्कूल और फिर स्कूल की परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टी भी आ चुकी थी। जैसे जैसे समय बदलता है, मनुष्य भी उसके साथ साथ बदलता चला जाता है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, समय के साथ बदलने में मनुष्य निपुण होता है, तभी तो इतने सालों से मनुष्य आगे ही बढ़ता रहा है। और ऐसे ही संजू भी तो आगे बढ़ रहा था। संजू का शरीर भीतर से आम लड़के लड़कियों से कुछ अलग तो था, पर फिर भी उसकी उम्र के दूसरे लड़कों की ही तरह आखिर में उसके अंदर छिपे वाई क्रोमोसोम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। पिछले 5-6 महीनों में संजू का कद तेजी से बढ़ने लगा था। जैसे कल की ही बात थी जब उसके क्लास की लड़कियां क्लास के अधिकांश लड़कों से लंबी हो चुकी थी और उनका शरीर अलग अलग जगहों पर विकसित होकर उन्हें आकर्षक युवतियों में बदल रहा था। लड़के कहीं पीछे छूटे हुए से मालूम होते थे, पर अब अचानक ही सभी के सभी लंबे होने लगे थे। किसी के होठों के ऊपर हल्की हल्की सी मूंछें भी आने लगी थी तो किसी की आवाज बदल रही थी। इस युवक बनने की प्रक्रिया में संजू भी तो था। अब संजू की हाइट ऋतु से 5-6 इंच ज्यादा हो चुकी थी। फिर भी दूसरे लड़कों से अलग संजू के भीतर एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम भी तो था, जो पिछले 2 सालों से संजू में धीरे धीरे बदलाव ला रहा था। शायद वाई को इस तरह आगे बढ़ते देखकर एक्स ईर्ष्या से भर गया था, तभी तो स्कूल की परीक्षा के बाद से उसने भी जोर लगाना शुरू कर दिया था और संजू के तन को तेजी से बदलने लगा था। लंबा होता हुआ संजू अब बेहद दुबला पतला लगने लगा था। अब खाना उसके शरीर के कुछ खास जगहों पर ज्यादा लग रहा था। अब जब रात को अपनी नाइटी पहनकर संजू सोते हुए करवट लेता तो उसके बड़े हुए स्तन अपने भार से उसे अपने होने का आभास दिलाते। जिस ओर उसने करवट ली होती, उस तरफ का स्तन बिस्तर से लगकर उसकी बाहों से लगकर उसे उनकी कोमलता का एहसास कराता। कुछ महीनों पहले तक उसके दोनों स्तनों के बीच काफी दूरी होती थी, पर अब करवट लेने पर ऊपरी स्तन उसके नीचे के स्तन को छूने लगता। ये परिवर्तन पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे हुआ था, इसलिए संजू के लिए एक सामान्य सी बात थी। इसके साथ साथ संजू के निपल भी बड़े और गहरे रंग के हो चले थे। इतने बड़े कि अब तो उसकी नाइटी में उनका आकर हमेशा उभर कर दिखता था। क्योंकि इस घर के बाहर उसकी सिर्फ एक दोस्त थी, ऋतु, शायद इसलिए वो मन ही मन अपनी तुलना ऋतु से ही करता। अब भी उसके स्तन ऋतु की तुलना में थोड़े छोटे ही थे, पर अब उनका आकार उतना बड़ा था जिससे संजू को खुद में कोई कमी न लगे। स्तनों को लेकर तो संजू पहले से ही अवगत था, परंतु पिछले कुछ महीनों में उसके कूल्हों में जो बदलाव आया था उसके लिए बिल्कुल नया था। उसके कूल्हे इतने बढ़ चुके थे कि संजू की चाल में भी बदलाव आने लगा था। संजू को यकीन हो चला था कि अब तो उसके स्कूल की लड़कों वाली यूनिफॉर्म की पेंट वो पहन ही नहीं सकेगा। वो तो अच्छा हुआ कि अब स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। स्कूल शुरू होने के पहले उसे नई पेंट सिलवानी होगी। स्कूल की छुट्टियां लगना तो जैसे संजू के लिए एक वरदान था। अब जब वो सुबह उठता तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी। सुबह सुबह उठकर अब जब वो एक कमसिन युवती की भांति अंगड़ाई लेता और बिस्तर से उठता तो उसके मन में स्कूल जाने को लेकर करने वाली तैयारियों की चिंता न होती। अब खुशी से वो अपने बालों का जुड़ा बनाकर नहाने बाथरूम जाता, जहां वो हल्के से अपनी नाइटी को उतारकर समेटते हुए एक ओर रखता।
अपने बालों को भीगने से बचाते हुए अपने तन पर साबुन लगाता और अपने कोमल स्तनों को बड़े ही प्रेम से साबुन से साफ करता। अब तो नीचे झुकने पर उसे अपने पेट की जगह उसके खूबसूरत स्तन दिखते थे। एक और तो घर के बाहर की दुनिया उसे इशारा करती थी कि उसके तन पर यह उभार शोभा नहीं देते, पर शायद संजू की माँ और ऋतु का सहारा था जो संजू अपने बिना चाहते हुए पाए हुए स्तनों में खूबसूरती देख सकता था। भले उसे ये सब दुनिया से छिपाना होता था, पर फिर भी उसे अपने सुडौल कोमल शरीर पर मन ही मन भान था। शॉवर से निकलते ही संजू अपने तन को तौलिए से नजाकत से पोंछता और फिर एक खूबसूरत सी ब्रा निकालकर पहनता। अब उसकी ब्रा उसके स्तनों का सहारा थी। पहले तो उसके स्तन बिना ब्रा के भी संभल जाते थे और अपनी जगह से हिलते न थे, पर अब ब्रा के कप में भरकर उसके स्तनों का आकार और भी निखर आता। अब तो संजू को भी ब्रा की डिजाइन और रंगों से लगाव हो गया था। संजू को पता भी न लगा कि उसमें ये बदलाव कब और कैसे आया। जो संजू ब्रा की डिजाइन को देखना तक पसंद न करता था, वही संजू अब अपने खूबसूरत स्तनों को सुंदर सी ब्रा में देखकर मन ही मन गर्व महसूस करता था। पर फिर भी ये बात वो अपने मन में ही रखता। कभी कभी ऋतु उससे कहती थी कि संजू लकी है कि उसकी मम्मी उसको ऐसी ब्रा खरीद कर देती है, पर संजू मन ही मन मुस्कुरा देता, पर कभी अपना लगाव ऋतु के सामने न दर्शाता। आखिर जो भी हो, एक लड़का होने की वजह से एक दवंद तो उसके मन में हमेशा से ही था, जो इतनी आसानी से खत्म न होने वाला था। स्तनों के बाद अब बड़े हुए कूल्हों की वजह से अब संजू को पैंटी के आकार की महत्ता भी समझ में आने लगी थी। उसकी पैंटी भी तो उसके कूल्हों से ऐसे चिपक जाती जैसे उसकी त्वचा का ही हिस्सा हो। इन सब के बाद संजू एक सलवार कुर्ती निकालकर पहनता। पहले जो कुर्ती झट से उसके तन पर उतर जाती थी, अब उसे पहनते वक्त उसके स्तन कुछ रुकावट भी लाते थे, और उसे बड़े ही ध्यान से संजू अपने स्तनों के ऊपर से पहनता और फिर झट से एक चुन्नी उठाकर पहले अपने एक कंधे पर रखता और फिर अपने एक हाथ से चुन्नी को अपने स्तनों के बीच में पकड़ता और दूसरे हाथ से चुन्नी के दूसरे छोर को मानो हवा में लहराते हुए अपने दूसरे कंधे पर चढ़ाता और फिर पलट कर देखता कि चुन्नी के दोनों सिरे बराबर है या नहीं। अब सरकती हुई चुन्नी को इस तरह दिन में कई बार सुधारना तो उसके लिए सामान्य सी बात थी। अब तो आईने में संजू की आंखों के सामने खूबसूरत सुडौल शरीर की छाया होती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ऋतु को देखते हुए खुद के लिए सोचता था। उसके तन के बदलाव से उसकी कुर्ती में उभार बहुत प्यारा लगता था। फिर खुद को देख संतुष्ट होकर संजू बिना समय गंवाए अपने सर से जुड़ा खोलकर बालों की चोटी बनाने लगता। चाहे जो भी हो, संजू की मां सुधा उसे बालों को खुला रखने से मना करती थी। चोटी बनाकर संजू उसके सिरे में रबर बैंड लगाता और फिर झटककर अपनी चोटी को पीछे अपनी पीठ की ओर कर देता। ये सब तो संजू कई महीनों से कर रहा था, पर अब ये सब करना उसे अच्छा लगने लगा था। आखिर वो खूबसूरत भी तो लगने लगा था। पर इन सब से अलग अब दो नई बातें थी जो अब उसकी नई आदत बन चुकी थी। चोटी बनाने के बाद अब वो अपने माथे पर छोटी सी बिंदी लगाना कभी नहीं भूलता। बिंदी लगाते ही जैसे उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते। और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों में कुर्ती के रंगों से मैच करती हुई सिर्फ दो कांच की चूड़ियां पहनता। और ये चूड़ियां अब सिर्फ तभी उतरती जब वो रात को सोने के लिए जाता। अब तो संजू को याद भी नहीं कि उसे इन चूड़ियों का शौक कब और कैसे लगा। अब पूरी तरह से तैयार होकर संजू नीचे अपनी मां के साथ नाश्ता करने के लिए बढ़ चलता। अब उसके तन का सुंदर आकार और उसके तन से लगी हुई टाइट कुर्ती, उसके स्तनों और कूल्हों का उभार, इन सभी के साथ उसकी चाल किसी हिरणी की चाल की तरह हो चली थी। संजू की हाइट के उसकी तरह के दुबले पतले लड़कों को देखो तो अक्सर उनकी पीठ ऊपर से थोड़ी घूमी हुई या झुकी हुई होती है और कंधे भी सामने की ओर झुके होते हैं। बढ़ती हाइट और दुबले पतले होने से लड़के इस उम्र में इतने आकर्षक न दिखते, पर संजू का दुबलापन उसकी काया को और आकर्षक बनाता था, क्योंकि उस नाजुक से तन पर उभार खिलकर उठते थे।
शायद ब्रा और स्तनों के भार का खिंचाव वो कारण था जिसकी वजह से संजू अपने कंधों को पीछे कर पीठ सीधी रखकर चलता था, जिससे उसके स्तन सामने की ओर उभर कर आते। सीधी पीठ और पीछे किए कंधों की वजह से अब ये यकीन करना मुश्किल था कि इतनी सुंदर काया वाली युवती एक युवती नहीं संजू है। क्या संजू युवक है या फिर संजू युवती है? नहीं, इसका जवाब देना सही नहीं है क्योंकि संजू संजू है और शायद यही काफी है। न जाने कैसी खुशी थी संजू के दिल में जो उसके चेहरे पर इतनी मुस्कान थी। बल खाता हुआ संजू सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया और रोज की तरह उसने अपनी मां को किचन में नाश्ता बनाते हुए पाया और फिर दौड़कर अपनी मां के पीछे से गले लग गया। अब तो संजू अपनी मां से भी लंबा हो गया था, इसलिए बड़ी ही आसानी से उसने अपना सर मां के कंधों पर रख अपनी आंखें बंद कर उनसे प्यार से लिपट गया, जैसे एक बेटी अपनी मां से गले लग रही हो। एक क्षण के लिए तो सुधा चौंक गई थी, पर अपने बेटे के स्पर्श को वो पहचानती थी। तवे पर बनते हुए पराठे को छोड़ उसने प्यार से एक हाथ अपने बेटे के गालों पर फेरा। संजू अब भी आंखें बंद किए हुए था। मां से लिपट कर संजू के अब बड़े सुडौल हो चुके स्तन मां की पीठ से दब रहे थे। कुछ महीनों पहले तक ये बात संजू और उसकी मां दोनों को ही कुछ अनकहा दर्द देती थी, पर अब ये बात मां और बेटे के बीच के प्राकृतिक प्यार में न आती थी। अब तो संजू का भी इस बात पर ध्यान न जाता था। समय के साथ दोनों इस बात को स्वीकार कर चुके थे। गुड मॉर्निंग मां, संजू ने आखिर आंखें खोलकर खिलखिलाते हुए चुप्पी तोड़ी। बात क्या है, आज बड़ी खुश लग रही है, सुधा ने अपनी बेटी से पूछा तो संजू ने मां को अपनी बाहों से छोड़कर पीछे होते हुए अपनी बाहों को फैलाकर अपनी चुन्नी को लहराते हुए कहा, मेरी प्यारी मां, जब कोई दुखी होने का कारण न हो तो खुश रहने के अलावा कोई विकल्प है क्या? संजू हंस दिया और फिर एक बार अपनी चुन्नी को समेटते हुए डाइनिंग टेबल से लगी कुर्सी पर बैठ गया। सुधा समझ रही थी कि इस खुशी के पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर है। उसने अंदाजा लगाया और संजू से पूछा, कल रात पापा से बहुत देर तक बात हुई थी तेरी? हाँ माँ, संजू का चेहरा पापा का नाम सुनते ही चमक उठा। कल मैंने जो वो पिंक वाली स्लीवलेस कुर्ती पहनी थी ना, पापा कह रहे थे मैं उसमें बड़ी सुंदर लग रही थी। आखिर संजू की खुशी का माजरा अब सुधा को समझ आ रहा था और फिर संजू ने एक बार फिर चहकते हुए कहा, कल ना मैंने पापा को अपनी शॉपिंग की हुई सारी चीजें दिखाई। पता है पापा क्या बोलते हैं? क्या? सुधा ने पूछा। पापा ने कहा कि मेरी कपड़ों की चॉइस आपसे भी अच्छी है। और फिर संजू हंसने लगा। अच्छा, तेरे पापा से तो मैं बाद में निपट लूंगी। फिर तूने उनसे क्या कहा? सुधा ने पराठा बेलते हुए पूछा। मैंने तो उनको सच बता दिया कि ऋतु ने मेरी मदद की थी कपड़े पसंद करने में। उसके बाद पापा ऋतु के बारे में पूछने लगे कि वो कितनी बड़ी हो गई है और उसके साथ मेरी दोस्ती कैसी चल रही है। मैंने पापा को सब कुछ बताया। कल तो पापा के साथ बात करते हुए बड़ा मजा आया, संजू ने कहा। संजू की बात सुनकर सुधा को भी थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि संजू के पापा के दिल में क्या है वो तो सुधा से भी पूरी तरह से न कहते थे, पर व्हाट्सएप के वीडियो में उनकी आंखों में सुधा काफी कुछ पढ़ लेती थी। लगभग 2 साल हो गए थे उनको छुट्टी लेकर घर आए हुए। उन दिनों संजू के तन में बदलाव आना शुरू ही हुआ था। बहुत चिंतित थे और वो काम पर वापस नहीं जाना चाहते थे। तब तक उन्होंने डॉक्टर से संजू को मिलवाया भी नहीं था। तब से लेकर अब तक कितना कुछ बदल गया था। जिस बेटे को छोड़कर वो अपने काम के लिए गए थे, अब उसकी जगह एक खूबसूरत किशोरी बेटी ने ले ली थी। एक पिता होने की वजह से अपने बच्चे को खुश देखना और खुश रखना उनका कर्तव्य तो था, पर खुश बेटी को देखकर भी शायद एक टीस थी उनके मन में जो अपने बेटे को खोने को लेकर थी। सुधा ये समझती भी थी और उन्हें समझाती भी थी कि उनका बेटा कहीं खोया नहीं है, वो वही है, बस उसका रूप बदल गया है। चाहे कितना भी समझने की कोशिश करते पर एक नवयुवती के आकर्षक शरीर,
लंबी चोटी और लड़कियों के कपड़े में अपने बेटे संजू को देखना इतना आसान भी तो नहीं था। अच्छा, बहुत बातें हो गई और अब नाश्ता कर ले, सुधा ने एक प्लेट टेबल पर लगाते हुए कहा। ओह, ये प्लेट में क्या लगा रह गया? लगता है ठीक से साफ नहीं हुई। मेरी आंखें कमजोर तो नहीं हो रही? सुधा ने लगभग खुद से ही कहते हुए प्लेट उठाई और अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछकर फिर रख दी और संजू को पराठे परोसने लगी। अपनी माँ को साड़ी से प्लेट पोंछते देखकर संजू मन ही मन सोचने लगा कि सच में माँ अपनी साड़ी से न जाने क्या क्या करती है। उसे माँ को इस तरह देखना अच्छा लगता था। शायद उसकी माँ की वजह से ही साड़ी का बड़ा शौक था। उसका बस चलता तो वो हमेशा घर में साड़ी पहनता। आखिर उसने वो दिन अब तक भूला नहीं था जब उसने पहली बार साड़ी पहना था। कितना अच्छा लगा था उसे उस दिन, पर अब तो शायद 1 महीने से ज्यादा हो गया था उसे साड़ी पहने हुए। उसकी मम्मी चाहती थी कि संजू अपनी उम्र की लड़कियों की तरह कपड़े पहने, इसलिए वो संजू को मना करती थी। माँ से जिद करके तो वो फिर भी साड़ी पहन लेता। आखिर उसके पास अब माँ से ली हुई 5-6 साड़ियाँ तो थी ही जो वो अब उसकी अपनी थी। पर ये ऋतु है ना, वो किसी दिन साड़ी पहन लेता तो वो संजू को आंटी कहकर छेड़ती थी। ऋतु तो संजू को हमेशा ही स्कर्ट पहनने के लिए जिद करती थी जो उसने शॉपिंग वाले दिन उसे दिलाए थे, पर न जाने क्यों उसका कभी स्कर्ट पहनने का मन नहीं करता। इसलिए वो तो अब सलवार कुर्ती पहनकर ही काम चला रहा था। यूं तो सलवार कुर्ती में उसे अच्छा भी लगता था, पर साड़ी को लेकर उसके मन में हमेशा एक गुदगुदी सी रहती थी। संजू एक बार फिर अपनी माँ की ओर देखने लगा। फूलों के प्रिंट वाली साड़ी पहनी सुधा संजू के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी। शायद वो भी अपनी माँ की तरह दिखना चाहता था। थोड़ी देर बाद सुधा भी टेबल पर साथ में नाश्ता करने बैठ गई और संजू से पूछने लगी, तो आज क्या करने का प्लान है? कुछ खास नहीं माँ, वही रोज का प्लान। कुछ देर पढ़ाई करूंगी और फिर जब ऋतु आ जाएगी तब उसके साथ कुछ देर बातें करूंगी, संजू ने माँ से कहा। गर्मी की छुट्टी लगने के बाद से संजू ने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। अब तो घर में पूरे समय वह लड़कियों वाले कपड़े पहनकर ही रहता था। इतने समय से वो अपनी माँ की बेटी बनकर रह रहा था कि उसके लिए अब ये सब नॉर्मल हो गया था। लड़कियों की तरह तैयार होना और फिर एक बेटी की तरह माँ से बात करने में अब कोई झिझक न थी उसके मन में। और इन्हीं कुछ महीनों में माँ के बेटी के साथ साथ अपने पापा की भी बेटी बन गया था। पापा से एक बेटी बनकर बात करने में उसे शुरुआत में तो काफी शर्मिंदगी होती थी, पर जब पापा का पूरा साथ उसने अनुभव किया तो पापा के साथ की झिझक भी खत्म हो गई। पर क्या संजू वाकई में दिल से लड़की बन चुका था? इसका जवाब तो संजू भी न जानता था, भले ही अब बेटी बनकर जीने में उसे कोई प्रॉब्लम न थी। नाश्ता करने के बाद संजू ने बर्तन समेटने में अपनी माँ की मदद की और फिर वहां से उठकर छत की ओर जाने लगा। घर की छत का एक हिस्सा था जहां वो इस दुनिया से छिपकर कुछ पल खुली हवा में बिता सकता था। इसलिए अक्सर वो यहां आया करता था। छत के दरवाजे से इस हिस्से तक आते हुए उसे दूसरों की नजरों से बचकर आना पड़ता था। उसे डर रहता था कि कोई उसे इस रूप में देख ले तो वो क्या करेगा। इसलिए वो 8 कदम चलते हुए उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थी। और इस हिस्से में आने के बाद ही वो चैन की सांस ले पाता था। सांसें गहरी हो जाती थी तो उसके स्तन भी फूलने संकुचाने लगते थे। आज भी वैसा ही हुआ था, और इधर आते ही वो एक दीवार से टिककर नीचे बैठ गया। उसने नीचे झुककर देखा तो उसकी चुस्त कुर्ती से उसके उभरे हुए स्तन फूलते संकुचाते दिख रहे थे। न जाने क्यों उसने अपनी चुन्नी को सरकाकर अपनी कुर्ती में झांककर देखा, जहां उसके कोमल सुडौल स्तन उसकी खूबसूरत सी ब्रा में उसे दिखे। उस ब्रा के ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी से डिजाइन बनी हुई थी जिसमें उसके स्तन बड़े ही सुंदर लगते थे। इतने सुंदर स्तनों के साथ संजू का तन भी आकर्षक था, ये तो संजू भी जानता था। अपने तन के आकर्षक स्वरूप को संजू ने मन ही मन स्वीकार कर लिया था।
पर वो ये भी जानता था कि इतने सुंदर तन के होने के बावजूद उसे खुद को दुनिया से छिपाकर रखना होता था। उसकी जगह कोई लड़की होती तो गर्व से ऐसे तन के साथ वो घर से बाहर निकलती। पर संजू, ये कैसा अभिशाप था संजू के लिए। पर आज नहीं तो कल उसे एक दिन इस रूप में घर से बाहर इस दुनिया के बीच तो जाना ही होगा। और वो दिन ज्यादा दूर भी नहीं थे। ये बात संजू अच्छी तरह जानता था। पर उस दिन को लेकर निरर्थक चिंता करना उसे उचित नहीं लगता था। जब सांसें काबू में आ गई तो संजू उठ खड़ा हुआ और बहती हवा को अनुभव कर मन में आनंदित होने लगा। हवा में उसकी चुन्नी पीछे की ओर लहराने लगी, कभी कंधों से फिसलती तो वो उसे अपने कंधों पर फिर चढ़ा लेता। स्लीवलेस कुर्ती में बाहों में वो हवा उसके तन में एक सिहरन पैदा कर रही थी। संजू के चेहरे पर खुशी का एक भाव था। एकांत के इस पल में खुली हवा को अनुभव करना उसके लिए एक बहुत खुशी की बात थी। उसकी चाल और उसके हाव भाव में वही बात थी जो एक किशोरी युवती में होती है। माथे पर छोटी सी बिंदी और कोमल दुबली कलाई में दो चूड़ियां उसके रूप को निखार रही थी। इस समय जो वहां था वो कौन था? क्या वो दिल से एक लड़का था या फिर वो दिल से एक लड़की था? क्या इस जवाब से कोई फर्क पड़ता है? इस समय तो वहां सिर्फ संजू था जो खुश था और वही महत्व रखता है। दोपहर हो गई थी और रितु अपने कमरे से बैग में कुछ सामान भरते हुए बाहर निकली तो उसकी मम्मी ने पूछा, कहाँ जा रही है इतनी गर्मी में? कहाँ जाऊंगी मम्मी, संजू के यहाँ जा रही हूँ। घर में बोर हो रही हूँ, रितु बोली। अच्छा, कैसा है संजू? न जाने कितने दिनों से वो दिखा ही नहीं, उसकी मम्मी ने पूछा। अच्छा है मम्मी, पढ़ाकू लड़का है। गर्मी की छुट्टी में भी पढ़ाई कर रहा है, वो भी अगले क्लास की। न जाने कैसा पागल है कि अभी स्कूल शुरू भी नहीं हुए हैं और वो पढ़ने में लगा हुआ है। तू भी कुछ सीख ले उससे। न जाने दिन भर क्या करती रहती है, न तो काम में मेरा हाथ बटाती है और न पति है। मम्मी की शिकायत शुरू हो गई थी। क्या मम्मी, तुमको तो बस बहाना चाहिए। इतना कुछ करती हूँ फिर भी तुम मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, रितु बोली और फिर घर से निकल पड़ी। सुन, जल्दी घर वापस आना, फिर पॉकिंग भी करनी है, रितु की मम्मी ने आवाज दी पर वो उसे अनदेखा कर जा चुकी थी। चुलबुली सी प्यारी सी रितु, आसपास के घरों में सबकी चहेती थी वो। हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई रितु, पर उसके दिल के भंवर में क्या चल रहा था कभी उसके चेहरे से दिखता न था। संजू के राज को अब तक अपने तक ही उसने छिपा के रखा था। उसका दिल तो करता था कि कभी अपनी मम्मी से गले लगकर रोए और सब कुछ बता दे। जिस लड़के से उसे इतना प्यार था अब उस लड़के में उसे लड़का दिखता ही नहीं था। लंबी चोटी, टाइट सलवार कुर्ती पहने हुए दुबली पतली लड़की के तन में उसका संजू छिपा हुआ था, पर कम से कम बात करने में वही संजू था जो पहले की ही तरह उससे लड़ता झगड़ता भी था और रितु को डांटता भी था। पर उसके हाव भाव और चाल अब पूरी तरह लड़कियों से हो चली थी। इसके लिए तो रितु भी जिम्मेदार थी जो उसे कई बार सिखाती थी कि किस तरह बैठना चलना चाहिए। रितु के मन की व्यथा तो सिर्फ उसकी डायरी जानती थी जिसमें वो सब कुछ लिखा करती थी, और जब भी वो कुछ लिखती उसके अंत में एक लाइन जरूर लिखती, आई लव यू संजू। यूं तो संजू को भी उससे प्यार था पर दोनों ही एक दूसरे से ये बात कभी कहते नहीं थे, क्योंकि मिडिल साइज के शहरों में ये बात कहने की किसी को जरूरत ही नहीं लगती थी। जब दो दिल ऐसे ही मिल रहे हो तो ये बात बिना कहे ही कह दी जाती थी। वैसे उन्होंने ये बात कम से कम एक बार एक दूसरे को बता दी थी तो दोबारा कहने की क्या जरूरत। अपने कमरे में संजू कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ था। एक हाथ में अपनी लंबी सी चोटी पकड़कर और दूसरे हाथ से पेन पकड़कर मुंह में डाले हुए संजू सोच ही रहा था तब रितु उसके कमरे में आई। रितु को देखकर उसके चेहरे में खुशी दौड़ उठी। अपनी माँ के अलावा आखिर रितु ही तो थी इस दुनिया में जिससे वो मिलकर बातें कर सकता था। उठते ही उसने अपनी चोटी झटकाकर पीछे की तो एक बार फिर उसकी चुन्नी उसकी चिकनी बाहों पर फिसल उठी।
उसने अपने एक हाथ से चुन्नी को ऊपर उठाया और फिर अपने स्तनों के बीच में संवार कर ऋतु की ओर बढ़ चला। ये दृश्य कोई देख ले तो उन्हें यही लगता जैसे दो सहेलियां मिल रही हो। पर संजू के लिए ऋतु सहेली से कहीं बढ़कर थी, और ऋतु के लिए संजू सहेली न थी। ये तो ऋतु ही जानती थी कि संजू को ऐसा देखकर उसे कैसा लगता है। कुछ देर भले उसका मन भारी रहता, पर फिर उसके बाद संजू से बात करते हुए वो इन बातों को आसानी से अनदेखा कर लेती। कितनी देर कर दी आज, कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहा था, संजू ने ऋतु से कहा। ओहो, मेरी मम्मी मुझे घर के काम से छोड़ती ही नहीं है, पर अब आ गई हूँ तो 2-3 घंटे के लिए तो कहीं नहीं जा रही मैं। अब खुश? ऋतु भी बोली। हाँ, खुश। चल आना। और ये बैग में क्या लेकर आई है? संजू ने पूछा। तेरे लिए सरप्राइज है, ऋतु बोली। अच्छा क्या है? दिखाना। संजू ने ऋतु का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठाया और उसकी ओर उत्सुकता से देखने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लड़की अपनी सहेली से मिलकर देखती हो। दिखाती हूँ, जरा सब्र तो रख। ठीक है, ठीक है। टाडा, ऋतु ने बैग से कुछ निकालकर कहा। ये क्या है? ओ मेरे भोले दोस्त, ये है एक ऐसी जादुई चीज जिससे तेरे बाल एकदम खूबसूरत लगने लगेंगे। इसको हेयर स्ट्रेटनर कहते हैं। इससे बाल सीधे करते हैं, ऋतु बोली। मेरे बाल तो पहले से ही सीधे हैं। फिर इसका मैं क्या करूंगा? संजू ने अपनी चोटी को पकड़ते हुए पूछा। ऋतु का बॉयफ्रेंड होने के नाते संजू ऋतु से हमेशा लड़कों की तरह ही बातें करता था, भले ही वो अपनी मम्मी पापा के लिए अब बेटी बन चुका था। बाल तो सीधे हैं, पर इस स्ट्रेटनर से तेरी हेयर स्टाइल भी मेरी तरह करूंगी आज, ऋतु ने संजू की चोटी को पकड़ते हुए कहा और वो उस चोटी को संजू के पीछे होकर खोलने लगी। संजू ने भी ऋतु की हेयर स्टाइल को नोटिस किया था। क्लिप लगाकर खुले सीधे बाल कुछ अलग सिल्की दिखते थे। संजू के बाल सुंदर तो थे, पर तेल लगे हुए चमकीले थे। ऋतु के बाल आज वैसे तो नहीं लग रहे थे, पर फिर भी एक अलग आकर्षण था उनमें। कुछ कुछ वैसे लहराते फिसलते बाल थे जैसे वो टीवी एडवर्टाइज में देखता था। दूसरी ओर संजू के सुंदर लंबे घने बालों में तेल और चोटी की वजह से वो सिल्की फील न थी। यार ऋतु, 1 मिनट रुक तो सही, उसने अपनी चोटी छुड़ाते हुए कहा। यार माँ को पसंद नहीं कि मैं अपने बाल खुले रखूं। ओहो मम्मी के प्यारे बेटे, कभी कभी मम्मी पापा की मर्जी के विरुद्ध भी वो कुछ करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, ऋतु ने कहा। नहीं नहीं, माँ को समझाने का मेरा मन नहीं है। ओफो, तू चिंता क्यों करता है? आंटी को मैं संभाल लूंगी। तेरा नया लुक देखकर वो भी खुश होंगी, आई प्रॉमिस। और फिर ऋतु ने संजू की चुन्नी को उसके कंधों से हटाकर संजू के हाथ में पकड़ा दी और संजू से बोली, संजू, ये ब्रा स्ट्रैप को अंदर रखा कर। तुझे मैंने पहले भी कहा था कि हम लड़कियों की ब्रा ऐसे दिखनी नहीं चाहिए। और वो संजू की ब्रा स्ट्रैप को उसकी कुर्ती के अंदर करने लगी। मैं लड़की नहीं हूँ और मुझे नहीं करवाना कोई हेयर स्टाइल। ऋतु की बात सुनकर संजू बहुत गुस्से से बोला। उसकी आंखों में वो गुस्सा साफ दिख रहा था। वो ऋतु का बॉयफ्रेंड था, लड़की नहीं। ऋतु को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो संजू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, सॉरी यार, मैंने बिना सोचे समझे ये कह दिया। बस ब्रा को देखते ही वो बात वैसे ही निकल पड़ी जैसे अक्सर मैं क्लास की लड़कियों से कह देती थी, और फिर अपने कान पकड़कर बोली, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। बड़े ही प्यार से वो संजू को समझाने लगी। ऋतु की आंखों में प्यार देखकर संजू ने भी अब झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया और कहा, ठीक है, आगे से ये गलती मत करना, ओके? ओके बाबा, आप जैसा कहें। ऋतु भी खिलखिला दी और फिर संजू की चोटी खोलने में मगन हो गई। चोटी की वजह से संजू के बालों में थोड़ा लहर की तरह शेप हो गया था, जिसे ऋतु ने अपने हेयर स्ट्रेटनर से सीधा किया। स्ट्रेटनर काफी गर्म था, जिसे बहुत सलीके से उपयोग करना होता था। जब ऋतु संजू के बालों के एक एक गुच्छे को पकड़ उस पर स्ट्रेटनर चलाती,
संजू के बाल तुरंत सीधे मखमली हो जाते, पर साथ ही गरम स्ट्रेटनर से थोड़े थोड़े बाल जलने भी लगते। संजू को ये कुछ ठीक न लग रहा था। उसे अपने बालों से भी प्यार था और वो नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ हो। जल्दी ही बाल सीधे करने के बाद रितु ने बड़ी से कंघी लेकर संजू के बालों को सुझाने लगी और फिर कुछ लिटों को लेकर उसके सर पर यहाँ वहाँ क्लिप लगाने लगी और कुछ ही देर में संजू बिल्कुल नए लुक में तैयार था। लो अब खुद को आईने में देख लो, रितु ने गर्व से कहा और दोनों उठकर आईने के पास आ गए। खुद को नए लुक में देखकर संजू को तो यकीन न हुआ। रितु ने संजू के कुछ बालों को दोनों ओर कंधों पर छोड़ दिया था, जिन्हें छूकर संजू उनके मखमली होने का आभास कर रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे टीवी पर देखने में लगता था। रितु और वो दोनों एक ही हेयर स्टाइल में ऐसे लग रही थी जैसे दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। दोनों इस बात को माने या ना माने पर सचमुच वो दोनों अच्छी सहेलियां तो बन चुकी थी, फिर चाहे इस रिश्ते को कोई भी नाम दिया जाए। वाह! रितु की ओर मुड़कर संजू सिर्फ इतना ही कह सका, तो रितु मुस्कुरा दी और फिर संजू के बालों को संवारती हुई उसके कंधे पर चुन्नी एक बार फिर से चढ़ाती हुई बोली, अब हम दोनों लग रहे हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स। संजू भी प्यार से मुस्कुरा दिया। खुद का ये निखरा हुआ रूप दिखाने के लिए वो रितु को दिल से धन्यवाद दे रहा था और फिर दोनों हाथ पकड़कर एक बार फिर बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगे। हंसना, छेड़ना, झगड़ना, सब कुछ। संजू इन सब के बीच जाने अनजाने रितु से बहुत कुछ सीख रहा था। रितु किस तरह से नाराज होकर मुंह पलट लेती थी, रितु किस तरह दिल से हंसती थी, किस तरह अपने हाथों से भाव प्रदर्शित करती थी, किस तरह के चेहरे बनाती थी। संजू सब कुछ रितु की तरह ही करने लगा था। अपनी चुन्नी संभालना और नखरे दिखाना भी अब वो अपने व्यवहार में सम्मिलित करने लगा था। रितु कई बार उसके साथ फैशन के बारे में बातें करना चाहती थी। उसका उसमें बहुत इंटरेस्ट तो न था, फिर भी वो रितु की बातें सुनता था। उन दोनों को दूर से देखो तो यही लगता था कि दो सबसे अच्छी सहेलियां बातें कर रही है। बस एक बात थी कि संजू हमेशा लड़के के रूप में जवाब देता था, भले उसका अंदाज लड़कियों सा होता। कई बार तो बात करते हुए उसे ऐसा लगता कि शायद लड़की की तरह बात करना और आसान होगा, जैसे मैं ये करूंगी, बोलूंगी इत्यादि। पर इस इच्छा के साथ साथ वो हमेशा से खुद को रितु का बॉयफ्रेंड देखता था, इसलिए वो शायद एक आखिरी कदम था जो वो लेना नहीं चाहता था। यूं ही बात करते करते रितु ने संजू का हाथ पकड़कर कहा, संजू एक बात पूछूं? पूछना। अब क्योंकि उस बात को बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए शायद तेरे लिए आज इस बारे में बात करना आसान होगा। मेरे अंदर बहुत समय से ये सवाल है कि जिस दिन हम शॉपिंग के लिए गए थे तब तू ब्रा खरीदते वक्त इतना नर्वस होकर रोने क्यों लगा था? रितु ने संजू का हाथ अपने हाथों के बीच पकड़ लिया। संजू इस बारे में रितु से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, पर रितु के बार बार कहने पर आखिर में उसने रितु को समझाया कि वो किस तरह रितु के सामने उसका बॉयफ्रेंड और एक लड़के की तरह ही बातें करना चाहता है, भले ही उसका तन और उसके कपड़े रूप लड़कियों की तरह हो। इसलिए रितु के सामने जब सर्स गर्ल से लड़कियों की तरह उसे बात करनी पड़ी तो उसे बहुत लज्जित अनुभव हो रहा था। संजू का हृदय और उसके भाव पूरी तरह से समझना रितु के लिए संभव न था, पर वो कोशिश पूरी करती थी। और फिर कुछ सोचते हुए उसने एक बार फिर संजू के चेहरे को छूते हुए कहा, बस इतनी सी बात। यार, उस सर्स गर्ल को लग रहा था कि तू लड़की है। हम लोग उसको समझाने बैठते कि तू लड़की नहीं है तो हमारा काम पूरा होने में कितना समय व्यर्थ होता। अब ऐसे में तू किसी से लड़की की तरह बात करे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू मेरा संजू है, वही संजू जिसको मैं बचपन से जानती हूँ। अपनी उम्र से बहुत ज्यादा सुलझी हुई बातें करती थी रितु, और फिर रितु की आंखों में देखकर संजू ने पूछा, सच? हाँ, सच। रितु ने अपनी आंखों से पूरा विश्वास दिलाया। यकीन नहीं होता तो अभी ट्राई कर लेते हैं। मुझे नहीं करना कुछ ट्राई, संजू ने उखड़ते हुए बोला। यार, एक बार प्लीज,
मैं तुझसे जो बोलूंगी तू बस रिपीट करते जाना, ठीक है? मैंने एक बार मना कर दिया न ऋतु। ओह तू इतने नखरे क्यों करता है? ऋतु मुंह बनाते हुए बोली। फिर कुछ देर रुक कर बोली, अच्छा इतना तो बोल सकता है तू कि मैं संजू हूँ, या इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? मैं संजू हूँ। संजू को ये कहने में कोई प्रॉब्लम न हुई। गुड। अब बोल कि मेरे बाल बहुत सुंदर है, ऋतु से भी ज्यादा अच्छे। संजू ने हंसते हुए ये बात भी कह दी। अच्छा अब बोल कि मैं सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ, संजू ने धीरे धीरे कहा। अब आगे बोल कि मैं ऋतु से संजू ने कहा। बहुत बहुत प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, संजू ने भी कहा और दोनों खिलखिला उठे। फिर रुककर ऋतु ने कहा, और मैं भी संजू से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद कुछ देर तक दोनों ने कुछ न कहा, बस एक दूसरे को देखते रहे। उस चुप्पी के पीछे दोनों के मन में कुछ बातें चल रही थी। एक ओर तो संजू देख सकता था कि ऋतु उसके लिए कितना कुछ करती है, कितनी ही आसानी से ऋतु ने अपने प्यार का इजहार भी किया और साथ ही संजू के मन की सबसे बड़ी दुविधा का अंत भी कर दिया। वहीं ऋतु भी संजू की मनोदशा को समझकर उसके विचारों का सम्मान भी करती थी कि वो ऋतु के लिए किस तरह मन ही मन संघर्ष कर रहा था। चल आंटी को तेरी हेयर स्टाइल दिखाते हैं, ऋतु ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। आंटी आपके लिए एक सरप्राइज है, ऋतु दौड़ते हुए नीचे पहुंची और चहकते हुए सुधा से बोली। अच्छा, क्या सरप्राइज है? सुधा ने ऋतु की ओर मुड़कर उत्सुकता से पूछा। संजू, ऋतु ने संजू को आवाज दी, और फिर सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरता हुआ संजू जब अपनी माँ के सामने आया तो अपनी बेटी को नए रूप में देखकर सुधा की आंखें चमक उठी। माँ, कैसी लग रही है मेरी हेयर स्टाइल? संजू ने धीमी आवाज में माँ से पूछा। संजू इतना खूबसूरत लग रहा था कि माँ से रहा न गया और वो झट से चलकर संजू के पास आई और बोली, बहुत सुंदर। और फिर ऋतु की ओर मुड़कर बोली, ये तुमने किया है ऋतु? हाँ आंटी, ऋतु ने खुशी से जवाब दिया। आंटी की स्वीकृति से वो बहुत खुश थी। संजू पर यह हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा लग रहा है, माँ ने कहा। आंटी, आपकी बेटी है ही इतनी सुंदर, और इसके बाल भी इतने अच्छे हैं न कि इस पर कोई भी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, ऋतु ने कहा। तो अब संजू की माँ का सींग गर्व से फूल उठा। उन्हें भी तो अपनी बेटी पर गर्व था, पर जल्दी ही उनके चेहरे के भाव थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने संजू के बालों को छूकर कहा, तुमने इन बालों पर स्ट्रेटनर चलाया है? माँ के बदलते भाव देखकर संजू तो भांप गया कि कुछ गड़बड़ है, पर ऋतु तो अनजान थी। संजू ने ऋतु को इशारा किया कि वो चुप रहे, पर ऋतु को समझ न आया और वो बोली, हाँ आंटी, देखिए न स्ट्रेटनर से संजू के बाल कितने मखमली लग रहे हैं। उसे तो उसने जो किया उस पर बेहद गर्व था। ऋतु तुमने एक बार इसका उपयोग कर लिया पर दोबारा नहीं करना, सुधा बोली। मगर आंटी, ऋतु बोलते बोलते चुप हो गई। मगर माँ, ये मुझ पर अच्छा लग रहा है। संजू ने ऋतु को स्पोर्ट करने का प्रयास किया। अगर मगर कुछ नहीं, मैंने मना कर दिया तो बस मना कर दिया। जब तुम बड़ी हो जाओगी और अकेले रहने लगोगी तब अपने बालों के साथ जो करना है कर लेना, पर जब तक इस छत के नीचे मेरे साथ हो, अपने बालों को तुम्हें मैं यूं खराब न होने दूंगी। तुम्हें पता भी है कि स्ट्रेटनर का बालों पर क्या असर पड़ता है? सॉरी आंटी, संजू ने तो मना किया था पर मैं ही नहीं मानी। ऋतु का चेहरा थोड़ा उदास हो गया था। सुधा को भी यह बात समझ आ रही थी, पर बच्चों को गलती करने से रोकना भी उसी का दायित्व था। पर ऋतु के चेहरे से उदासी नहीं जा रही थी, जिसे देख सुधा बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें पता नहीं था पर आगे ध्यान रखना। न सिर्फ संजू बल्कि तुम भी। अभी से अपने बालों को इस तरह ट्रीट करोगी तो वो जल्दी ही खराब हो जाएंगे। अभी तो तुम दोनों के बाल प्राकृतिक रूप से ही इतने अच्छे हैं, उनके साथ ऐसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नहीं आंटी, वो बात नहीं है।
ऋतु ने अपनी चुन्नी पकड़कर कहा। सुधा उसके पास आकर उसके चेहरे को छूते हुए बोली, तो क्या बात है बेटा? ऋतु कुछ देर चुप रही और फिर बोली, आंटी, वो मैं कल से 3 हफ्तों के लिए अपनी नानी के यहाँ जा रही हूँ, तो संजू से अब मिल ना पाऊंगी। उसी को सोचकर ऋतु फिर चुप हो गई। ये सुनते ही संजू का चेहरे का रंग भी उतर गया, मानो जैसे खुशियां एक पल में ही गायब हो गई। ऋतु के बिना तो उसका भी कोई हमउम्र दोस्त न होगा बात करने के लिए। दिन भर इस घर में अकेले रहते समय ऋतु से कुछ घंटों के लिए मिलना ही तो उसे खुशी देता था। ये तू मुझे अब बता रही है? संजू के चेहरे पर एक नाराजगी ने घर कर लिया। सॉरी संजू, मैं तुझे बताना चाह रही थी, पर तुझसे बोल न सकी। ऋतु संजू की ओर बढ़ चली तो संजू ने एक लड़की की तरह उससे मुंह फेर लिया। सॉरी संजू। ऋतु ने संजू के कंधे पर हाथ रखा और बोली, संजू, तू मुझे कल सुबह बाय कहने के लिए तो आएगा ना? संजू ने कुछ जवाब न दिया और वहां नाराजगी के साथ ऋतु को वहीं छोड़कर सीढ़ियों से अपने कमरे की ओर चला गया और ऋतु उसे देखती रह गई। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं संजू को समझा दूंगी। तुम अपनी छुट्टियां खुशी से मनाना और संजू की चिंता मत करना, मैं हूं ना यहाँ। सुधा ने उदास ऋतु को देखकर कहा। जी आंटी, ऋतु ने उदास स्वर में जवाब दिया और मुंह लटकाए अपने घर चली गई। अपने कमरे में संजू बेहद गुस्से में था। ऋतु को क्या लगता है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता? उसने मेरी हेयर स्टाइल क्या बना दी? उसे लगता है कि उससे सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे बिना बताए यूं ऐसे कैसे जा सकती है, वो भी 2 हफ्तों के लिए? संजू को एहसास भी न था कि मन ही मन वो जो बातें कर रहा था वो ऋतु से गलत अपेक्षाएं लगा बैठा था। वो समझ नहीं रहा था कि ऋतु का जाना उसकी मर्जी न थी। अपने बिस्तर पर लेटकर संजू की आंखों में कुछ आंसू बह चले। बिस्तर पर इस वक्त संजू की आकृति किसी लड़की से समान थी जो करवट लेकर लेटी हुई थी। उसकी चुन्नी बिखरी हुई थी और उसकी कुर्ती से उसकी पीठ दिख रही थी। हल्की सी पारदर्शी कुर्ती से उसकी ब्रा के झलकते हुए स्ट्रेप और ब्रा की हुक का उभार, उसके बड़े हुए नर्म कूल्हे और कसी हुई कुर्ती में पतली कमर एक लड़की का ही आभास दिला रही थी। संजू की ये भावुकता भी आखिर एक लड़की की ही थी। समय तो फिर भी थमने न वाला था। कुछ घंटे संजू ने इसी तरह बिताए तो सुधा ने आकर प्रेम से संजू को खाने के लिए जगाया। संजू का मन अब कुछ हल्का हो गया था। उठकर उसे कमरे में लगे आईने में अपनी आकृति दिखाई दी। उसकी खूबसूरत हेयर स्टाइल की झलक उसे दिखाई दी और उस झलक में उसे ऋतु का प्यार नजर आया जिसने उसे बड़े प्रेम से सजाया था। और एक पल में ही संजू का गुस्सा कहीं खो गया और चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपनी मां को गले से लगा लिया। सुधा भी अपनी बेटी को अच्छे मूड में देखकर निश्चिंत हो गई। उन्होंने संजू के सर पर अपना हाथ फेर और फिर मां बेटी खाने के लिए किचन में आ गई। अगली सुबह संजू जल्दी उठ गया क्योंकि उसे ऋतु को बाय कहने के लिए तैयार भी होना था। आज उसने अपने रूप को निहारा भी नहीं और जल्दी जल्दी अपनी नाइटी उतारकर नहाने चला गया। शॉवर के नीचे पहुंचने से पहले उसने झट से अपने बालों का जुड़ा बनाया और नहाने लगा। नहाना होते ही उसने पैंटी पहनी और अपनी अलमारी के पास पहुंचा। बिना कुछ और पहने जुड़ा बांधे वो लड़की कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते हुए उसके कोमल स्तन हिल रहे थे पर उसका उनकी ओर कोई ध्यान न था। और फिर उसकी नज़र उस चीज पर पड़ी जिसकी उसे जरूरत तो थी पर उसे पसंद बिल्कुल न थी। वो थी संजू की स्पोर्ट्स ब्रा, वही ब्रा जिसे पहनकर वो अपने स्तनों को दबाता था और अपने स्कूल जाता था। उसने अपनी एक लड़कों वाली पेंट निकाली और उसे पहन लिया। काफी महीनों बाद वो पेंट पहन रहा था और उसे फर्क समझ आ रहा था। संजू के कूल्हे पिछले महीनों में काफी बढ़ गए थे जिस वजह से उसकी पेंट आसानी से चढ़ नहीं रही थी। जल्दी जल्दी में उसने किसी तरह पेंट को पहना। जहां एक ओर तो वो पेंट उसे टाइट लग रही थी पर आश्चर्यजनक रूप से पेंट की बटन लगाना काफी आसान था। उसकी कमर पतली जो लग रही थी
पर ये क्या पेंट उसे लंबाई में छोटी पड़ रही थी। दूसरी पेंट ढूंढने का समय न था, इसलिए संजू ने इसे ही पहने रखना मुनासिब समझा। अब बारी थी स्पोर्ट्स ब्रा पहनने की। उसके लिए वो कितनी भी अनकंफर्टेबल हो, पर संजू को उसे पहनने में पहले कभी ज्यादा समय नहीं लगता था। पर आज उसकी ये ब्रा उसके स्तनों पर चढ़ ही न पा रही थी और आधे में ही अटक गई। उसने एक बार फिर से अपने जुड़े पर से ब्रा सर पर डाली, अपने हाथ अंदर किए और ब्रा पहनने की कोशिश करने लगा। ब्रा थोड़ी नीचे तो उतरी, पर उसके लिए सांस लेना असंभव हो गया। उसे ब्रा फिर से उतारनी पड़ी। बढ़े हुए स्तनों के वजह से वो अब ये ब्रा नहीं पहन पाएगा, तो फिर वो घर से बाहर ऋतु को बाय कहने कैसे जा पाएगा। कुछ तो संजू में बदलाव आ चुका था, जिसकी वजह से संजू अब जल्दी भावुक होने लगा था और वो अपनी इस स्थिति पर रोने लगा। रोते रोते संजू ने एक बार फिर कोशिश की, संजू तू अब तक बाहर नहीं आया? मम्मी पापा बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे रेलवे स्टेशन के लिए अभी निकलना है। ये आवाज ऋतु की थी। ऋतु की आवाज सुनते ही संजू जैसे टूट सा गया। स्पोर्ट्स ब्रा को एक ओर फेंककर अपना चेहरा छिपाकर वो सिसकने लगा। ऋतु को संजू की दुविधा समझते देर न लगी, पर उसके पास भी समय न था। ऋतु को संजू की दुविधा समझते देर न लगी, पर उसके पास भी समय न था। बिना कुछ कहे ही ऋतु खुद चलकर संजू की अलमारी तक गई। वहां से उसने संजू की एक शर्ट उठाए और एक ब्रा उठाए। संजू के चेहरे से हाथ हटाते हुए उसने संजू को एक नॉर्मल ब्रा पहनाई और उसके आंसू पोंछते हुए उसके सर से टी शर्ट डालती हुई संजू को पहनाई। मगर संजू ने ऋतु को रोकना चाहा, पर ऋतु ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। जब प्यार होता है तो किसी शब्दों की जरूरत नहीं होती है। ऋतु संजू के मन की बात समझ गई थी, पर वो जानती थी कि इस परिस्थिति को कैसे संभालना है। जिस तरह से संजू के स्तन उसकी टी शर्ट से उभरकर गोल गोल दिख रहे थे और जैसा जुड़ा उसने बांध रखा था, वो कहीं से भी लड़का प्रतीत न हो रहा था। फिर भी ऋतु ने संजू का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ नीचे ले चली। सहमाता हुआ संजू बिना कुछ कहे चुपचाप ऋतु के साथ नीचे चल पड़ा। नीचे हॉल से होते हुए ऋतु संजू का हाथ पकड़कर घर के दरवाजे की ओर ले जा रही थी। क्या संजू अपने घर की दहलीज को पार कर इस तरह बाहर जाएगा? संजू का मन विचलित हो उठा और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंच, उसके कदम रुक गए। ऋतु ने उसे बाहर ले जाना चाहा, पर संजू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे का दर्द ऋतु देख रही थी, पर यदि संजू इतना भी न कर सका तो वो आगे दुनिया के सामने कैसे जाएगा? शायद ऋतु संजू का सहारा बनना चाहती थी और ऐसे हर कदम पर वो उसके साथ रहना चाहती थी। इसलिए उसने संजू की ओर देखा और आंखों ही आंखों में संजू से अपनी बात कह दी। उसने एक बार फिर संजू का हाथ थामा और उसे लेकर दरवाजा खोलकर घर से बाहर ले आई। ज्यों ही संजू ने घर के बाहर कदम रखा, वहां से कुछ दूर पर खड़े ऋतु के मम्मी पापा की नजर उस ओर पड़ी जहां ऋतु किसी को बाय कह रही थी। वो जिसे बाय कह रही थी उसने कपड़े तो संजू के लड़कों वाले पहने थे, पर रूप से वो लड़की थी। उभरे स्तन और सर पर जुड़ा, ये वो संजू न था जिसे वो जानते थे। संजू ने ऋतु को विदा किया तो दोनों की आंखें भर आई। मैं जल्दी आऊंगी, ऋतु ने संजू की ओर देखते हुए कहा, और फिर संजू का हाथ छोड़ अपने मम्मी पापा के पास चली आई जो उसका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों ने जो दृश्य देखा उसे देख वो अवाक रह गए थे, जिस वजह से उनके होठों पर एक चुप्पी थी। फिर ऑटो में बैठ वो तीनों निकल पड़े। शायद आगे चलकर ऑटो में उन्होंने ऋतु से कुछ पूछा हो, पर ऋतु ने क्या जवाब दिया होगा इस बात का अंदाजा संजू नहीं लगा सकता था। एक उदास चेहरे के साथ संजू जब अपने घर के अंदर वापस आया तो उसके चेहरे की मायूसी देखकर सुधा का दिल भर आया। अपने बेटे को इस तरह देख वो भी व्यथित होकर उसकी ओर बढ़ चली, पर संजू ने अपनी मां को अनदेखा कर दौड़कर अपने कमरे की ओर बढ़ चला जहां उसे एक सवाल का जवाब ढूंढना था और उस सवाल का जवाब उसे खुद को देना था। अपने कमरे में पहुंचते ही संजू बिलख पड़ा।
उसने अपनी टी शर्ट उतार दी, अपनी पेंट, ब्रा और पैंटी भी उतार कर उस कमरे में खुद से लड़ते हुए उसने एक कोने में फेंक दी। उसके सवाल ने उसे झकझोर दिया था और वो आज उसका जवाब पाकर ही रहेगा। उसने अपना जुड़ा भी खोल दिया। उसका मन बहुत उद्वेलित हो उठा था और फिर अपने कमरे में लगे बड़े से दर्पण के सामने खड़े होकर उसने वो सवाल खुद से किया। संजू, तू कौन है? तू लड़का है या लड़की है? उसने उस दर्पण में दिखने वाले आकृति को ऊपर से नीचे तक देखा। लंबे मखमली बाल, खूबसूरत आंखें, नर्म होंठ। उसकी नज़र सब कुछ टटोल रही थी। लड़की, जैसे उसके मन ने जवाब दिया। तो नजरें और नीचे बढ़ चली, गर्दन से होते हुए उस आकृति के सीने पर पड़ी जहां दो नर्म सुंदर सुडौल स्तन थे जिनका आकार किसी और लड़की को ईर्ष्या दिला देता। उसके रोम रोम उभर रहे थे और उस पर बड़े हो चले गहरे निप्पल भी थे। लड़की, एक बार फिर मन ने जवाब देने की कोशिश की। तो नजर और आगे बढ़ती हुई उसकी कटीली कमर से होती हुई उसके कूल्हों पर गई जो शायद कुछ महीनों में बहुत बढ़ गए थे। ये काया तो लड़की की है, मन ने फिर से कहा। और फिर नजरें उसकी मांसल जांघों पर होती हुई वहां बीच में गई जहां कुछ और भी था। नजर एक बार फिर रुक गई और उस जगह को देख मन ने कहा, लड़का? खुद को देखकर संजू के दिल पर इस समय क्या बीत रही थी शायद हम में से किसी के लिए समझना बहुत मुश्किल है। अधूरा लड़का या फिर अधूरी लड़की? जब मन ने यूं जवाब दिया तो संजू टूट पड़ा। वो अपने बिस्तर पर बैठकर रोने लगा। क्यों इतना भावुक हो गया था संजू? पहले तो वो ऐसा न था, पर पहले का संजू तो अब कहीं दिखाई भी नहीं देता। क्या संजू अब नहीं रहा, या संजू बदल गया है? न जाने कितने सवाल संजू के मन में उठ खड़े हुए, पर एक विचार जो बहुत देर से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था, पर इन सवालों के बीच वो कहीं लड़ भी रहा था। आखिर उस विचार ने हिम्मत कर संजू से कहा, संजू बदला नहीं है। संजू तो अब भी वही है जो आज से कुछ साल पहले था। बदला तो सिर्फ रूप है। कभी कभी कुछ सामान्य से लगने वाले शब्द भी वो जादू कर देते हैं जो बड़ी से बड़ी बात न कर पाती है। ये विचार कि संजू अब भी वही है, संजू को जैसे नई ताकत दे गया। इन शब्दों का मतलब संजू के लिए बहुत गहरा था जिसे पूरी तरह से सिर्फ वही समझ सकता था। इस नई हिम्मत ने उसके आंसुओं को बहने से रोक दिया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई। संजू अब एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होने को तैयार था। और उसके कुछ देर बाद ही संजू एक बार फिर दर्पण के सामने था, और इस समय संजू नग्न न था। उसके तन पर इस वक्त थी एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी जिसे पहनने का वो बहुत समय से इंतजार कर रहा था। संजू ने बेहद प्यार से साड़ी को प्लेट कर अपने कंधे पर लगाया और फिर अपने ब्लाउज के साथ उसे सेफ्टी पिन से लगाकर दर्पण में उस मुस्कुराती हुई आकृति से कहा, मैं संजू हूँ। दर्पण में दिख रही उस आकृति की कमर पर बेहद सलीके से बनी हुई प्लीट जैसे किसी कली से खिलकर फूल बनती हुई लग रही थी। कंधे से लटकती हुई साड़ी जो घुटनों तक आ रही थी जब उस आकृति के हाथों में आकर लहरा उठी तो मानो एक खुशी की चेतना उस आकृति में दौड़ उठी। मखमली लंबे बाल भी उस खुशी में शामिल ही झूम उठे। ऐसे में ब्लाउज और उसके अंदर छिपे स्तन भी उस आकृति के स्वरूप को निखारने में कहाँ पीछे रहने वाले थे। साड़ी के पीछे झांकती हुई लचीली कमर और शोभा बढ़ाते कूल्हे उस आकृति को पूर्ण रूप दे रहे थे। माथे पर बिंदी और होठों पर मुस्कान उस आकृति के सबसे बड़े आभूषण थे। इस आकृति को कोई लड़की कह सकता था तो कोई एक अधूरी लड़की, पर इस आकृति के पीछे था तो सिर्फ और सिर्फ संजू। संजू तू कौन है? इस सवाल का जवाब था, मैं संजू हूँ। और ये जवाब अब कभी न बदलने वाला था, चाहे ये आकृति कितनी ही क्यों न बदल जाए। एक नई खुशी के साथ संजू अपनी साड़ी पहनकर धीरे धीरे सीढ़ी से उतरता हुआ नीचे आया जहां उसकी मां सुधा सोफे पर बैठी हुई थी। संजू आते ही सुधा के बगल में आकर बैठ गया और फिर पालती मारकर अपनी साड़ी को समेटकर मां की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। तो अब क्या करना है?
सुधा ने प्यार से संजू की ओर देखते हुए पूछा, जैसे वो जानना चाह रही हो कि ऋतु के बगैर संजू कैसे अपना समय बिताएगा। करना क्या है माँ? अब बस तुम और मैं। अब मैं रोज साड़ी पहनूंगी, तुम्हारे साथ तुम्हारा फेवरेट सीरियल देखूंगी और तुम्हारी हीरोइन की बुराई करूंगी, संजू ने हंसते हुए कहा। तो सुधा भी हंस दी और उसने संजू को गले से लगा लिया। ठीक है, कर लेना जितनी बुराई करना है। वैसे ये साड़ी का क्या चक्कर है? इतने दिनों से तो तूने पहनी नहीं थी। वो तो ऋतु के कारण था माँ। वो मुझे साड़ी में देखकर मुझे चिढ़ाया करती थी, पर अब वो नहीं है तो माँ अब मैं निश्चिंत होकर साड़ी पहन सकती हूँ। पर अब तुम शुरू मत हो जाना कि मुझे दूसरे कपड़े भी पहनने चाहिए। ठीक है बाबा, नहीं बोलूंगी। वैसे भी तू साड़ी में सबसे ज्यादा सुंदर लगती है, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, बस एक बात है, मेरे ब्लाउज जरा टाइट लग रहे हैं, तुम उन्हें थोड़ा लूज कर दोगी प्लीज। संजू ने अब भी अपनी माँ को पकड़ रखा था और फिर वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट गया।